आज हमारा आधुनिक भारत के इतिहास का ये 18वां लेक्चर है, जो कि महात्मा गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलनों टॉपिक से संबंधित है। आज हम महात्मा गांधी जी के बारे में देखेंगे और उनके प्रारंभिक आंदोलन क्या रहे, उनकी क्या भूमिका रही प्रारंभ में, इन सबको देखेंगे। उनके बारे में एक सामान्य परिचय देखेंगे। चूँकि हम ये महेश सर की NCERT पुस्तक से कवर कर रहे हैं, तो NCERT में जिस तरीके से प्रश्न दिए हैं उनके बारे में चर्चा पर चर्चा उनको कवर करेंगे। अगर जहाँ आवश्यक होगा तो हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। तो चलिए हम आज से महात्मा गांधी जी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, किस तरीके से वो राष्ट्रीय आंदोलन में प्रारंभिक रूप से भाग लिए। पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में आज़ादी तक तो किस तरीके से भूमिका हुई तो बीच बीच में देखेंगे, लेकिन आज मुख्यतः गांधी जी के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा और उन्होंने किस तरीके से भूमिका निभाई, लोगों की नज़र में उनका किस तरीके से पद था, ये सब देखेंगे। तो चलिए हम प्रश्नों के माध्यम से देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इनके बारे में थोड़ा सा सामान्य परिचय जान लेते हैं। इनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। अर्थात महात्मा गांधी जी ने अपने नाम के आगे उनके पिता ने मोहनदास लगा दिया और पीछे उनके पिता का ही नाम था। उनकी माता का नाम पुतलीबाई। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को गोली मारकर हुई थी। इनका जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर, जो कि वर्तमान के गुजरात में है। इनका विवाह 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से हुआ था। तो महात्मा गांधी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनके पुत्र हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास थे। इनके 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। प्रमुख शिष्य इनके कौन कौन से थे? इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, नाम से लगता है कि भारतीय थी, लेकिन यह इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। मीराबेन महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया नाम था। इनका वास्तविक नाम मैडलिन स्लेड था। मीराबेन लंदन में जन्मी थी। यह महात्मा गांधी की शिष्या थी और उनका मूल नाम मैडलिन स्लेड था। मीराबेन महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया नाम था। इन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड में प्रस्थान किया। अर्थात कब इंग्लैंड गए? 1888 ईस्वी में। मुंबई से ये इंग्लैंड गए। तो इन्होंने कानून की पढ़ाई इंग्लैंड में की। कानून, जिसे उस समय बैरिस्टर कहा जाता था, कानून की डिग्री प्राप्त की इन्होंने 1891 ईस्वी में। दादा अब्दुल्ला के मुकदमे के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए थे? 1893 ईस्वी में। इससे पहले कि हमने लेक्चर्स में चर्चा की थी 1893 की 3 घटनाएं आप लोग याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। दूसरा, स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 1893 में ही एनी बेसेंट जी भारत आई। तो ये 3 घटनाएं 1893 की याद रखिएगा। दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। दादा अब्दुल्ला को भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे है दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की? 1894 ईस्वी में। वो 93 ईस्वी में गए और 94 में जब वो वहाँ पे केस जीत गए तो आने लगे, तो उन्हें लगा कि यहाँ पे भारतीयों का शोषण हो रहा है, मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है। तो दक्षिण अफ्रीका में ही 1894 ईस्वी में नटाल कांग्रेस की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई। दक्षिण अफ्रीका में जुलू बोवर पदक 1893 ईस्वी दिए। दक्षिण अफ्रीका में जुलू वहाँ की मूल जनजाति है, तो याद रखिएगा। आगे है कैसरे हिंद की उपाधि 9 जनवरी 1915 ईस्वी को दी गई। यह महारानी के द्वारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था कैसरे हिंद की उपाधि। कांग्रेस के अधिवेशन में प्रथम बार शामिल हुए थे। जो पहली बार शामिल हुए कि कहीं कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा हो और महात्मा गांधी जी पहुँचे हो, तो भले महात्मा गांधी जी 9 जनवरी 1915 को आए थे, लेकिन वो बीच बीच में भारत में आते थे। तो उसी समय उन्होंने
1901 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में, ये सन याद रखिएगा। वैसे हमें लगेगा कि 1915 के बाद ही किसी अधिवेशन में भाग लिए होंगे, नहीं, 1901 ईस्वी में वो भारत दौरे पे आए थे और उन्होंने कांग्रेस के पहली बार किसी अधिवेशन में भाग लिया था 1901 ईस्वी में। वह कलकत्ता में हो रहा था अधिवेशन। आगे है डरबन, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। डरबन में फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में की। याद रखिएगा, नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894 में, फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 ईस्वी में। फीनिक्स आश्रम कहाँ था? डरबन में था। आगे, सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किए? 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में। सत्याग्रह प्रयोग का जो सत्याग्रह शब्द सबसे पहले 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में किए। महात्मा गांधी जी अपने सारे प्रयोग जो भारत में आके किए, उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे। आगे है, जीवन में पहली बार जेल गए। उनका प्रथम जेल अनुभव कब था? 1908 ईस्वी में। अर्थात महात्मा गांधी जी पहली बार जेल कब गए? 1908 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गए थे। टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में की गई। टॉल्स्टॉय, अभी हमने देखा फीनिक्स आश्रम, नटाल कांग्रेस और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना। हमने क्या देखा था कि नटाल कांग्रेस यह 1894 ईस्वी में गठित हुआ। फीनिक्स आश्रम 1904 ईस्वी में और टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में, जो कि जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। आगे है, महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका में सक्रियता कितने वर्षों तक रही? 21 वर्ष तक वो महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी जी 21 वर्षों तक दक्षिण अफ्रीका में कार्य किए। उन्होंने अधिकारों के लिए आंदोलन किए, जो भी उनके तरीके थे उन सब का प्रयोग किए। तो 21 वर्षों तक रहे, ये फैक्ट याद रखिएगा। महात्मा गांधी का भारत में आगमन कब हुआ? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी को हम भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं इसी उपलक्ष्य में, चूँकि महात्मा गांधी जी भारत वापस आए थे। साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी। जब वो भारत आए तो उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना गुजरात में की। आगे है, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने कब की थी? 1924 के बेलगांव में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, उस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई। एकमात्र बार इन्होंने कांग्रेस की किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की, वो था 1924 का बेलगांव अधिवेशन। कांग्रेस में सबसे पहले शामिल तो 1901 में हुई, लेकिन अध्यक्षता सबसे पहले 1924 में और एकमात्र बार की। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि 1925 ईस्वी में आया। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी जी की आत्मकथा है। इनका सिद्धांत क्या था? सत्य एवं अहिंसा। सिद्धांत इनका सत्य एवं अहिंसा। सत्य और अहिंसा के रास्ते पे ही चल के हमें आज़ादी मिल सकती है। इनका ये गट्स था, इनको ये स्ट्रांग फीलिंग थी कि हमें आज़ादी सत्य एवं अहिंसा के मार्ग से ही आसानी से मिल सकती है। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना 1923 ईस्वी में गांधी जी द्वारा ही की गई थी। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना 23 सितंबर 1925 को, ये भी गांधी जी के समय में ही की गई थी। प्रमुख पुस्तकें इनकी कौन कौन सी हैं? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि इनकी आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग, हिंद स्वराज कब आया? 1909 ईस्वी में। गीता माता, सत्य महाव्रत, महात्मा गांधी जी का वास्तविक दर्शन व पश्चिमी सभ्यता का विरोध सप्त महाव्रत में किया गया है। सुनो विद्यार्थियों, तो आप लोग इसमें सब उतना मत याद रखिएगा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो कि इनकी आत्मकथा है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, अनासक्त योग और हिंदू स्वराज को तो आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पे है प्रमुख समाचार पत्र इनके रहे हैं कौन कौन से?
द ग्रीन पैम्पलेट, जो कि दक्षिण अफ्रीका में ही इन्होंने शुरू किया था 14 अगस्त 1896 ईस्वी को। राजकोट में प्रकाशित होता था। इस समय वो वहीं थे दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन जब बीच बीच में आते थे तो उन्होंने राजकोट में एक समाचार पत्र निकाला था, द ग्रीन पैम्पलेट, जो कि राजकोट से प्रकाशित होता था, लेकिन ये महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था 1896 ईस्वी में। इंडियन ओपिनियन इनकी समाचार पत्र है, जो कि 1903 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित होता था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी जी का है। यंग इंडिया 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी जी का है, और हरिजन 1932 ईस्वी में। तो बस इतना ही फैक्ट याद रखिएगा। ग्रीन पैम्पलेट, यंग इंडिया, हरिजन और इंडियन ओपिनियन, ये बहुत महत्वपूर्ण इनकी पत्रिकाएं हैं। इनकी कुछ प्रमुख उपाधियां हैं जिनको हम देखेंगे कि इन्हें कुछ उपाधियों से नवाजा गया है। जैसे उपाधियां और उन्हें किस समय और संबोधित किया गया था। जैसे कैसरे हिंद की उपाधि महात्मा गांधी जी को प्रथम विश्व युद्ध के समय दी गई थी, जब इन्होंने भारतीयों से आग्रह किया था कि भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में सहानुभूति के साथ, अर्थात अपनी दिली इच्छा के साथ प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें। तो अंग्रेज महात्मा गांधी के आह्वान पर भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया गया, जिनकी इसी वेदना के कारण कि ये अंग्रेजों का भला चाहते हैं। इसी उपलक्ष्य में ब्रिटेन की महारानी द्वारा महात्मा गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि दी गई। तो ये इसीलिए दी गई थी क्योंकि इन्होंने भारतीयों से आह्वान किया कि आप लोग प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दीजिए और भारत में कोई ऐसा आंदोलन ना करिए कि जिससे अंग्रेज परेशान हों। आगे, भर्ती करने वाला सार्जेंट, प्रथम विश्व युद्ध के समय इन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया, इसीलिए क्योंकि इन्होंने भारतीयों से आह्वान किया कि आप प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दें। वो साथ तो दे ही, और भारत में भी कोई इस तरीके का आप आंदोलन न छेड़ें जिससे अंग्रेजों को किसी तरीके की परेशानी हो। आगे है, भंगी शिरोमणि की संज्ञा इन्हें दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान दी गई कि ये भंगी हैं, ये अधरंगे कपड़े में रहते हैं, ये भंगी की तरह दिखते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान कहा गया। कुली बैरिस्टर की उपाधि भी दी गई थी। दक्षिण अफ्रीका में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट के द्वारा दी गई थी, कुली बैरिस्टर। कर्मवीर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों द्वारा दी गई थी, क्यों तो सहयोगियों के द्वारा कार्य किया करते थे। तो कर्मवीर की उपाधि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों द्वारा दी गई थी। आगे है, सेवाग्राम का संत, आश्रम की अतिथियों द्वारा, जहाँ भी ये आश्रम स्थापित करते थे, आश्रम में रहते थे, तो वहाँ पे जो अतिथि आके रुकते थे उनके द्वारा सेवाग्राम संत की उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को। आधुनिक युग के अजात शत्रु महात्मा गांधी जी को कहा गया था, किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे हैं। आधुनिक युग के अजात शत्रु किसने कहा महात्मा गांधी जी को? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनकी अन्य उपाधियां यहाँ देखेंगे, मंगल बाबा या मलंग बाबा। मलंग बाबा की उपाधि कबायलियों के द्वारा दी गई थी। ये कबायली कौन थे? जो लाल कुर्ती जिन्हें हम कहते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में एक लाल कुर्ती आंदोलन पंजाब के क्षेत्र में शुरू हुआ था, उनके द्वारा महात्मा गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी गई थी। बापू महात्मा गांधी को किसने कहा था? C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा महात्मा गांधी जी को बापू की उपाधि दी गई थी। आम चर्चा पर चर्चा में भी हम बापू ही कहते हैं। तो यह उपाधि C.F. एंड्रूज, जो कि एक पत्रकार थे, उनके द्वारा और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। देशद्रोही फकीर, यह विंस्टन चर्चिल ने कहा, ये तो अर्धनंगा फकीर है, देशद्रोही है, हम इनके देश में इनकी रक्षा कर रहे हैं और ये हमारे विरुद्ध ही कार्य कर रहे हैं। विंस्टन चर्चिल उस समय जब द्वितीय विश्व युद्ध था तो उस समय ब्रिटेन के ये प्रधानमंत्री थे। आगे है, भिखारियों का राजा। भिखारियों का राजा महात्मा गांधी को भिखारियों का राजा की उपाधि मदन मोहन
मालवीय जी के द्वारा दी गई थी। वही मालवीय जी जिन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के समझौते का विरोध किया था। भिखारियों का राजा महात्मा गांधी जी को मदन मोहन मालवीय जी द्वारा कहा गया। आगे है राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस। वही सुभाष चंद्र बोस जिनके विचार महात्मा गांधी से इस कदर नहीं मिलते थे कि जब त्रिपुरी संकट हुआ, जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा खड़े गए व्यक्ति पट्टाभी सीतारमैया एक तरफ खड़े थे और एक तरफ सुभाष चंद्र बोस जी। जब सुभाष चंद्र बोस जी खड़े हो गए तो महात्मा गांधी जी के द्वारा जो खड़े किए हुए व्यक्ति पट्टाभी सीतारमैया वो हार गए। तो महात्मा गांधी ने कहा ये पट्टाभी सीतारमैया की नहीं, मेरी हार है, महात्मा गांधी की हार है। तो ये गांधी की हार उसी समय विरोध में सुभाष चंद्र बोस जी। इस तरीके से इनके विचारों में अंतर था, फिर भी सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि देकर सम्मानित किया। आगे है अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा। देशद्रोही फकीर और अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल के द्वारा कहा गया। वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा अर्थात उपाधि माउंटबेटन के द्वारा दी गई। वन मैन बाउंड्री का फोर्स का अर्थ है अगर एक महात्मा गांधी को ही खड़ा कर दिया जाए तो पूरी जनता इनके आगे शांत हो जाएगी। तो एक व्यक्ति के खड़ा करने से पूरी जनता शांत हो जाएगी, जबकि अगर हम कितने भी इस पे सैनिक खड़ा कर दें तो उतना इनको कंट्रोल नहीं कर पाएगी। तो इसलिए महात्मा गांधी जी को जो 1000 सैनिकों का काम एक व्यक्ति कर सकता है उसकी संज्ञा लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा महात्मा गांधी जी को दी गई। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय एवं गवर्नर थे जो विदेशी थे। आगे है महात्मा की उपाधि। अभी हमने राष्ट्रपिता देखा सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दी गई जो कि उस समय बहुत बड़े कवि थे। महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस। ये बहुत याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे एक नोट है कि वायकॉम सत्याग्रह जो 1924-25 में हुआ था, अस्पृश्यता की कुप्रथा के विरुद्ध हुआ था। यह त्रावणकोर में हुआ था। त्रावणकोर केरल में है, चलाया गया था। वायकॉम सत्याग्रह केरल में 1924-25 में अस्पृश्यता के विरुद्ध चलाया गया था। ये छुआछूत के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन था। वायकॉम सत्याग्रह याद रखिएगा, ये केरल में चलाया गया था। आगे है यहाँ पे है महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत आए? महात्मा गांधी वर्ष 1915 ईस्वी में 9 जनवरी को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। आगे है किसने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया? महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जी को दी गई। तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई और राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। आगे स्वाधीनता आंदोलन, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन भी कहते हैं, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? तो एंड्रयूज। अब याद रखिएगा एंड्रयूज जो कि जिन्हें दीनबंधु भी कहा जाता था, रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। तो एंड्रयूज महात्मा गांधी के सबसे क्लोज अर्थात घनिष्ठ अंग्रेज मित्र थे, जिन्हें दीन बंधु भी कहा जाता था। तो याद रखिएगा। फीनिक्स फार्म की स्थापना कहाँ की गई थी? डरबन में, जो कि डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। अभी हमने देखा फीनिक्स फार्म की स्थापना डरबन में की गई थी 1904 ईस्वी में। आगे है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ नोट है कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसे साबरमती आश्रम या सत्याग्रह आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। तो साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में है, साबरमती नदी के किनारे है, जिसे सत्याग्रह आश्रम भी कहते हैं।
गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? मूलतः गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ था? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। जैसे हमें कहीं जाना है, तो अगर उस रास्ते में कठिनाइयाँ आ रही हैं तो हम उन कठिनाइयों को मारते पीटते नहीं चलेंगे, उनमें सत्य का रास्ता अपनाएंगे और तब हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये जो मार्ग है, जैसे हम साध्य कहते हैं, जो लक्ष्य होता है उसे साध्य कहते हैं, जो तरीका अपनाते हैं उसे हम साधन कहते हैं। तो महात्मा गांधी जी का मानना था कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। आपके रास्ते भी सही होने चाहिए और उद्देश्य भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि उद्देश्य, सही उद्देश्य के लिए आप गलत तरीकों का प्रयोग कर लें। आगे हैं, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी ये विश्लेषण किसका परिचय देते हैं? जमनालाल बजाज का। जमनालाल बजाज भारतीय कपड़ा व्यापारी थे, एक बैंकर थे जिनके पास बैंक भी थे, और एक कांग्रेसी नेता भी थे और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी भी थे। वो जमनालाल बजाज थे। आगे यहाँ पे कुछ महात्मा गांधी से संबंधित आंदोलन और उनके सत्याग्रह दिए हैं। चंपारण सत्याग्रह, जिस तरीके से शुरुआती से आखिरी तक दिया है। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था, जिसमें 3/20वें भाग पर अनिवार्य नील की खेती के विरुद्ध सत्याग्रह किया गया था, जिसे तिनकटिया पद्धति भी कहते हैं। तो यह बिहार के चंपारण जिले में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें तिनकटिया पद्धति पर रोक लगा दी गई थी और उन्हें भुगतान भी नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि खेत खराब भी हो चुके थे और फसल भी खराब हो चुकी थी। उसके विरुद्ध में आंदोलन चले थे, जिससे तिनकटिया पद्धति कहते हैं। और उसको यह 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था, ये आप याद रखिएगा। आगे है अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, जो कि 1918 ईस्वी में हुआ। चंपारण के बाद दूसरा आंदोलन महात्मा गांधी जी का कौन था? 1919 का अहमदाबाद मजदूर आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल किया गया। तो कई बार ये प्रश्न आता है कि महात्मा गांधी द्वारा प्रथम भूख हड़ताल कब शुरू किया गया या प्रयोग किया गया भारत में? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में। इसमें मजदूरों को 35% जब प्लेग बोनस देने के लिए अंग्रेज नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप बोनस दीजिए, क्योंकि अकाल पड़ गया था और अंग्रेज कह रहे थे कि आप तब भी लगान दो। तो ये लगान के लिए ज़बरदस्ती अंग्रेज दबाव डाल रहे थे। तो वहाँ के अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने कहा कि आप हमें बोनस दीजिए। तो 35% बोनस पर अंग्रेज मान गए थे। और वहीं खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में हुआ मजदूर के बाद, जिसमें पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, फिर भी किसानों से लगान लिया जा रहा था। तो गांधी जी ने कहा कि जिनकी फसल बर्बाद हो गई है उनसे आप लगान न लीजिए, तो जिनकी फसल सही है या जो देने योग्य है आपको वो लगान दे देंगे। तो अंततः वहाँ के जो गवर्नर थे वो मान गए और खेड़ा सत्याग्रह सफल रहा। तो उनके शुरुआती 3 सत्याग्रह कौन कौन से? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और खेड़ा सत्याग्रह 17, 18 और 18 में। लेकिन अहमदाबाद मजदूर आंदोलन और खेड़ा में आए तो अहमदाबाद पहले था। आगे है खिलाफत आंदोलन, जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था। इसमें सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति हुई थी। खिलाफत आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था? यह मुस्लिम लीग के द्वारा या सर सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था भारत में, क्योंकि उस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद तुर्की को, जो वहाँ के खलीफा थे,
खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो उसी के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुए, जो कि उन्होंने कहा उनको एक अच्छा पद दिया जाएगा, जबकि खलीफा का ही पद समाप्त कर दिया। उसी के विरोध में भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुए थे, जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा शुरू किया जाने वाला असहयोग आंदोलन की पुष्टि की गई और खिलाफत और असहयोग आंदोलन के व्यक्तियों ने मिलकर साथ में आंदोलन चलाया। आगे है असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में। यह प्रथम जन आंदोलन की अभिव्यक्ति थी कि इसमें बहुत बड़े लेवल पर पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें इतने भारतीयों ने भाग लिया था। वो कौन सा था? असहयोग आंदोलन। हम इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, बस गांधी जी के लिए दिया गया है, इसलिए वो किससे संबंधित थे इसके बारे में छोटे छोटे फैक्ट दिए हैं। असहयोग आंदोलन हो गया, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, कोई भी आंदोलन होगा इसके बारे में हम डिटेल आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। क्योंकि हम महात्मा गांधी जी के बारे में जान रहे हैं तो किससे रिलेटेड थे इनके बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स दिए हुए हैं। आगे है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसमें दांडी मार्च किया गया था और नमक सत्याग्रह शुरू किया गया था। कब? 12 मार्च 1930 ईस्वी को। तो याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 6 अप्रैल को समाप्त हुआ था, जाके नमक कानून तोड़े थे बनाकर। आगे है व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो कि 1940 ईस्वी में हुआ था। उपनाम इसका क्या था? दिल्ली चलो आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं, जो कि 1940 में हुआ था। तो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही विनोबा भावे जी थे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, बस इतना डेट याद रखिए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1940 में। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति 1942 ईस्वी में हुई। गांधी जी का करो या मरो का नारा दिया। गांधी जी ने कहा या तो हम आज़ादी लेंगे या तो आज़ादी के प्रयास में अपने प्राण न्यौछावर कर देंगे। यह करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 ईस्वी में गांधी जी द्वारा प्रयोग किया गया। आगे है, यहाँ पे कुछ नोट है कि पुणे की यरवदा जेल में स्थित आगा खां पैलेस को सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय ने 1892 ईस्वी में बनवाया था। आगा खां पैलेस को 1892 ईस्वी में सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खां द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, जो कि पुणे की यरवदा जेल में स्थित है। आगे देखते हैं, यहाँ पे महात्मा गांधी जी द्वारा स्थापित प्रमुख आश्रम दिए गए हैं, जैसे फीनिक्स आश्रम, जो कि डरबन में स्थापित हुआ था 1904 में। डरबन कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। फीनिक्स आश्रम की स्थापना 1904 में डरबन में। आगे टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग भी दक्षिण अफ्रीका में है, 1910 ईस्वी में। तो टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना 1910 ईस्वी में जोहान्सबर्ग में। साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी के किनारे 1915 ईस्वी में, जब भारत महात्मा गांधी जी 9 जनवरी को वापस आए थे। इसके बाद साबरमती के आश्रम की स्थापना 1915 ईस्वी में आते ही उन्होंने स्थापित किया था, तो ये इम्पोर्टेंट है। सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कोचरब में, जो कि अहमदाबाद में ही है, 1915 ईस्वी में। इन्होंने कई जगह आश्रमों की स्थापना गुजरात के अहमदाबाद जैसे जगहों पर किया था। अनासक्ति आश्रम, हमने इनकी एक पत्रिका अनासक्ति देखी भी है। अनासक्ति आश्रम की स्थापना कौसानी में, जो कि कौसानी उत्तराखंड में है, 1929 ईस्वी में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार उत्तराखंड स्पेशल वगैरह में ये पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के अनासक्ति आश्रम कौसानी में है, जो कि कौसानी उत्तराखंड में है, और यह 1929 ईस्वी में स्थापित हुआ था। सेवा ग्राम की स्थापना वर्धा में की गई थी। वर्धा कहाँ है? महाराष्ट्र में, 1936 ईस्वी में। सेवा ग्राम की स्थापना 1936 में वर्धा में की गई। आगे है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था?
सबसे पहले सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। सत्याग्रह की बात हो रही है भारत में। इससे पहले विभिन्न तरीके, स्वदेशी, बहिष्कृत, ये सब तरीके अपनाए गए, लेकिन सत्याग्रह का तरीका सबसे पहले महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत पे अपनाया गया। आगे, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? 1901 ईस्वी में कलकत्ता के अधिवेशन में। हमने अभी तो देखा ही था, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं कि महात्मा गांधी सबसे पहले सम्मिलित कब हुए। अधिवेशन की अध्यक्षता तो 1924 ईस्वी में किए बेलगांव में, जो कि कर्नाटक में है, लेकिन वो भारत जब 1893 ईस्वी में अफ्रीका गए थे, तो 1901 में जब भारत वो आए थे तो उन्होंने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग भी लिया था। हो सकता है वो गुमनाम थे, लेकिन उन्होंने भाग लिया था, क्योंकि वो फेमस भी हो चुके थे दक्षिण अफ्रीका की वजह से। आगे, किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। यह कथन महात्मा गांधी जी के है। उन्होंने कहा विदेशी वस्त्रों की बर्बादी करो। बर्बादी का मतलब आप उनकी प्रयोग ही ना करिए। जहाँ तक हो सके आप खादी प्रयोग करिए या हाथ से बने कपड़ों का प्रयोग करें और अंग्रेज के कपड़ों का बहिष्कार करें, क्योंकि ये जो टिप टॉप कपड़े हैं ये किसी काम के नहीं है। ना हमारे मजदूरों को इससे कोई फ़ायदा होता है, बल्कि नुकसान ही होता है। तो इसी के द्वारा ही इन्होंने खादी या हाथ से बने कपड़ों को प्रमोट किए। आगे है, यहाँ पे कुछ नोट है कि वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सत्याग्रह, जो कि सफल सत्याग्रह था, आरंभ किया। तो महात्मा गांधी का यही प्रश्न आ जाएगा कि महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? तो वह 1917 का चंपारण सत्याग्रह। आगे है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी जी की। और यह इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में 1904 से प्रकाशित किया था। तो इंडियन ओपिनियन पत्रिका, यही महत्वपूर्ण है कि इंडियन ओपिनियन किसकी पत्रिका है? महात्मा गांधी जी की, जो कि दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित कर रहे थे। अनटू द लास्ट किसकी बात हो रही है? अनटू द लास्ट पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन है। चूँकि महात्मा गांधी जी अनटू द लास्ट पुस्तक से सबसे अधिक प्रभावित थे, इसीलिए इसकी चर्चा यहाँ पे हुई है। तो अनटू द लास्ट पुस्तक किसकी है? रस्किन बॉन्ड की है, जिसका महात्मा गांधी के जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। आगे है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहकर संबोधित किया था? राष्ट्रपिता सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, और महात्मा सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। ये दोनों व्यक्तियों को याद करिएगा, महात्मा और राष्ट्रपिता। महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। आगे है, गांधी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया? वह था चंपारण सत्याग्रह के पश्चात। 1917 ईस्वी के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, वो था चंपारण सत्याग्रह के बाद। तो किसने दी और कब दी, ये महत्वपूर्ण है। आगे है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उनके द्वारा कहा गया कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने इन्हें अपने एक उत्तराधिकारी के रूप में, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से चुन लिया था। उनके जीवन पर उनका गहरा प्रभाव भी था, इसलिए उन्होंने कहा, जब अचानक से उनकी मृत्यु हुई, कोई आगे का भविष्य प्लान भी ना हो सका, इसलिए उनका हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जाना तो सबको है, लेकिन एक प्रकाश होता है ना, अचानक से चला जाए, उसने यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया, जो कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे है, एक नोट है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान
राजकुमार शुक्ल भी शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि चंपारण में 1917 के सत्याग्रह के लिए किसने आमंत्रित किया था? तो 1916 में जब लखनऊ अधिवेशन हो रहा था उसी समय राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण में सत्याग्रह करने के लिए आग्रह किया था। तो याद रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये सब बातें हुई थी। आगे है महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने। तो ये फैक्ट है, याद रखिएगा कि चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? एनजी रंगा ने। तो फ्रेंड्स, हमारा ये महात्मा गांधी जी से संबंधित कुछ फैक्ट थे। अभी हम इन सब फैक्ट्स के बारे में, चाहे व्यक्तिगत सत्याग्रह हो चाहे असहयोग आंदोलन, सभी ने इनके बारे में डिटेल से जानेंगे। लेकिन हमने इसमें देखा कि महात्मा गांधी जी किन आंदोलनों से जुड़े थे, किन कार्यक्रमों में उन्होंने भाग लिया, उन्हें क्या उपाधियां दी गई, उनसे उनके जीवन से जुड़ी क्या क्या घटनाएं हैं उसको हमने देखा। ये महात्मा गांधी जी के बारे में एक ब्रीफ ज्ञान था। तो इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।